गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों हमारा 20 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 20वां चैप्टर जिसका नाम है उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन। नाम से आपको लगेगा कि उपभोग किसे कहेंगे। उपभोग शब्द का प्रयोग तो हमारे द्वारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी किया गया था। अर्थशास्त्र की प्रमुख क्रियाओं के अंतर्गत उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम समष्टि अर्थशास्त्र का बेसिक नियम जो है वो पढ़ रहे हैं उपभोग फलन के अंतर्गत। अर्थव्यवस्था के आय व रोजगार के सिद्धांत का निर्धारण इन बेसिक टर्म्स की जानकारी के बाद ही किया जा सकता है। ये सब बातें, इन सब के बारे में डिटेल में अध्ययन करने से पहले हमारे द्वारा जो पढ़ा जाएगा आज वो ये रहेगा कि जो अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र, जिसके अंदर हम एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समग्र इकाइयों का एक साथ अध्ययन करते हैं, चाहे वो कुल उत्पादन से संबंधित हो, चाहे कुल उपभोग से संबंधित हो, चाहे वो कुल रोजगार से संबंधित हो, चाहे अर्थव्यवस्था के सामान्य कीमत स्तर से संबंधित हो, चाहे आपकी मुद्रा प्रणाली से संबंधित हो, चाहे आपके बैंकिंग सिस्टम से संबंधित हो, चाहे आपके सरकारी बजट से संबंधित हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित हो। इन सभी समष्टि आर्थिक टॉपिक्स के अंतर्गत आपका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है आय व रोजगार का सिद्धांत। आय व रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन तभी कर सकते हैं जब हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता हो। उन टर्म्स में या उन अवधारणाओं के अंतर्गत मुख्य अवधारणाएं जो आती हैं उन्हें कहते हैं उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन। उपभोग, वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग उपभोग कहलाता है। उपभोग किस पर निर्भर करता है? आय पर। आय यदि अधिक होगी तो उपभोग भी अधिक होगा, आय कम होगी तो उपभोग भी कम होगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, आय शून्य हो सकती है, उपभोग शून्य नहीं होता। बेसामान्य रूप से व्यक्ति नहीं भी कमाता है तो भी उसके द्वारा बहुत सारी वस्तुओं का अपने दैनिक जीवन में उपभोग किया जाता है। आप अपने ऊपर ही लेआउट कर सकते हैं इस चीज को। क्या आपके द्वारा कुछ अर्निंग की जाती है, कमाया जाता है, आय अर्जित की जाती है? नहीं की जाती है। क्या आप उपभोग भी नहीं करते? सुबह से शाम तक के, रात तक के, जब तक आप सोते हो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके द्वारा कई वस्तुओं का उपभोग किया जाता है। जब आपके द्वारा 1 रुपये भी नहीं कमाया जा रहा तब भी आप उपभोग कर रहे हैं। ऐसा उपभोग स्वायत्त उपभोग कहलाता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहलाता है। शून्य आय के स्तर पर किया गया उपभोग आपका स्वायत्त उपभोग कहलाता है। देखो बच्चों, मैंने आपको कोई भी शब्द, कोई भी, चाहे वो उपभोग उपयोगिता फलन पढ़ाया हो, चाहे वो उत्पादन फलन पढ़ाया हो, मैंने आपको फलन शब्द के अर्थ में बताया था। 2 चर होते हैं, एक दाईं तरफ लिखा जाता है इक्वल टू के, एक बाईं तरफ लिखा जाता है। एक डिपेंडेबल होता है और दूसरा स्वतंत्र चर होता है। एक आश्रित चर होता है और दूसरा स्वतंत्र चर होता है। आश्रित चर स्वतंत्र चर पर निर्भर करते हैं। जैसे मांग फलन में आपने पढ़ा, डिमांड इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी। वस्तु की मांग वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। और मांग फलन क्या है? कीमत और मात्रा, कीमत और मांग के मध्य पाए जाने वाला फलनात्मक संबंध। ऐसे ही उपभोग फलन आप पढ़ रहे हो तो फलन में तो 2 चर ही होते हैं। एक तरफ तो उपभोग कन्फर्म हो गया और दूसरी तरफ उपभोग जिस पर निर्भर है उसको हम लेंगे सी। यहां पर सी आपका उपभोग हो गया और फलन जो है फंक्शन ऑफ वाई। उपभोग जो है आय पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये उपभोग फलन का सूत्र हो गया। उपभोग फलन किसे कहते हैं? C इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। क्योंकि उपभोग आय पर निर्भर करता है तो C इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, मतलब C और Y के मध्य पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को ही उपभोग फलन कहा जाता है। फिर इसका बीजगणितीय समीकरण होता है। फिर इसमें 2 और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है उसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। इसी तरह से बचत फलन है, सेविंग फंक्शन। बचत जो होती है
जब आय में से उपभोग के पोषण को घटा दिया जाए, y माइनस सी, y माइनस सी इक्वल टू एस, या s इक्वल टू y माइनस सी। y के द्वारा आय डिनोट की जा रही है आपकी, c के द्वारा उपभोग डिनोट किया जा रहा है, और इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो जो प्राप्त होगी वो आपकी बचत होगी। तो यदि बचत फलन का हम अध्ययन करेंगे तो s इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, बचत और आय के मध्य पाए जाने वाले संबंध को बचत फलन कहा जाता है। चलो बच्चों, अब तीसरा है निवेश फलन। निवेश इन्वेस्टमेंट होता है। निवेश मुख्य रूप से आपके आय पर तो निर्भर करता है कि भविष्य में उससे कितनी आय प्राप्त होगी, साथ में पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता, लाभ की प्रत्याशाएं, ऐसे कई और तथ्य भी होते हैं जिन पर निर्भर निवेश करता है। इन टॉपिकों का अध्ययन करने से पहले हमारे द्वारा अर्थशास्त्र की दो परंपराएं, दो अप्रोच का अध्ययन किया जाएगा, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक तो हमारा यह है आय व रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन। देखो, जब मैंने आपको बताया था समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत, तो मैंने आपको डिफरेंस में माइक्रो और मैक्रो के की बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये आय और रोजगार के सिद्धांत का ही आपके द्वारा अध्ययन किया जाएगा नेक्स्ट चैप्टरों में, लेकिन यहाँ पर आपके द्वारा उस आय व रोजगार के सिद्धांत के अंतर्गत किन किन तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा उसकी जानकारी दी जा रही है। बच्चों, ये जो मैंने आपको अभी नाम दिया है आय व रोजगार के सिद्धांत के अंतर्गत, समष्टि अर्थशास्त्र में हमारे दो अप्रोच काम करती हैं, दो विचारधाराएं चलती हैं। एक को तो हम परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की विचारधारा कहते हैं और दूसरे को हम केंजियन विचारधारा के नाम से जानते हैं। देखो, इनका डिफरेंस जानना आपको बहुत जरूरी है। हमारे अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। उनकी पुस्तक इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 के अंदर प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर उनको परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की श्रेणी में रखा गया है। एडम स्मिथ, मार्शल, पिगू, रिकार्डो, जेबीसे आदि अर्थशास्त्री परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की श्रेणी में आते हैं। ये जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे ना, ये मान के चलते थे कि अर्थव्यवस्था के अंदर संसाधन जितने भी हैं उन सबका पूर्ण उपयोग होता है और अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। यदि कभी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी आती भी है तो कुछ अदृश्य शक्तियां क्रियाशील होती हैं अर्थव्यवस्था में और स्वतः ही संतुलन को स्थापित कर देती है। दूसरे शब्दों में परंपरावादी अर्थशास्त्री मान के चलते थे कि अर्थव्यवस्था में सदैव संतुलन बना रहता है। ये जो इनकी अप्रोच थी, ये दीर्घकालीन अप्रोच थी। देखो बच्चों, यहाँ से ध्यान से समझना, परंपरावादी विचारधारा या परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की जो विचारधारा थी उसे इंग्लिश में हम क्लासिकल अप्रोच के नाम से जानते हैं। क्लासिकल अप्रोच के अंतर्गत जितने भी अर्थशास्त्री थे उनके अंतर्गत एडम स्मिथ, मार्शल, पिगू, रिकार्डो, जेबीसे आदि आते हैं। जेबीसे का जो बाजार नियम है, जेबीसे एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा बाजार से संबंधित नियम दिया गया था समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। समष्टि अर्थशास्त्री ये माने जाते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्री ये माने जाते हैं। इनका जो बाजार नियम था वो इसी विचारधारा पर आधारित था। उन्होंने कहा था कि बाजार में सदैव संतुलन बना रहता है, कभी यदि असंतुलन स्थापित भी होता है तो मांग और पूर्ति की शक्तियां एक्टिव होती हैं और बाजार में फिर से संतुलन की स्थापना कर देती है। यहाँ पर इन अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थव्यवस्था में सदैव साम्य या संतुलन की स्थिति का अध्ययन किया गया है या माना गया है। इनकी कुछ मान्यताएं थी जिसके अंतर्गत ये कहते थे संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाता है अर्थव्यवस्था में। सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि सरकार का मुख्य कार्य तो
शांति, व्यवस्था और सुरक्षा देना है। सरकार अर्थव्यवस्था को लोगों के हवाले कर देना चाहिए। वो ही अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन कर सकते हैं।